Hello everyone, welcome to Officers on Duty. This is Harshal Chaudhary, Deputy Collector 2019 batch. I cleared MPPSC in 2018 with rank 1 and then I joined as Deputy Collector in Tikamgarh district. My place of posting, the first place of posting was Tikamgarh. Right now मैं SDM झतारा के पद पर यहाँ पे posted हूँ. SDM, SDO. इसके अलावा मैंने बीच में कुछ 2019 से 2022 तक कुछ और पद भी संभाले हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट के OIC के रूप में मैंने काम किया है, हेल्थ सेक्टर में काम किया है, नगर परिषद नगर पालिका जो होती हैं उसमें PO डूडा के पद पर काम किया है, फूड डिपार्टमेंट देखा है और इस तरीके से कलेक्ट्रेट में बहुत सारी शाखाएं होती हैं तो उन पे मैंने काम किया है। अभी फ़िलहाल मैं SDM के पद पर फुल फ्लेश्ड पोस्टेड हूँ, जिसमें मुझे अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी का कार्य में मैं कार्यरत हूँ। अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो मैं बेसिकली मंडला का रहने वाला हूँ। मेरी स्कूलिंग मंडला से ही हुई है और लिटिल फ्लावर इंग्लिश मीडियम स्कूल जो मेरा पहला स्कूल था वहाँ से मैंने क्लास 4th तक पढ़ाई की। उसके बाद भारत ज्योति एक कॉन्वेंट स्कूल है वहाँ पे, उस कॉन्वेंट स्कूल से मैंने क्लास 10th तक पढ़ाई की। उसके बाद मैंने मैथ्स लिया बिकॉज़ शुरू से ये था कि इंजीनियरिंग में जाना है, तो मैथ्स सब्जेक्ट लेके मैंने भिलाई शिफ्ट किया खुद को। वहाँ पे मेरे रिलेटिव्स थे, रिलेटिव के घर में रह के मैंने 11th और 12th भिलाई के DAV पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की। आफ्टर डैट AIEEE, उस समय हमारा एग्ज़ाम होता था इंजीनियरिंग एंट्रेंस का, तो IIT JEE और AIEEE ये 2 एग्ज़ाम्स मैंने दिए थे। उसके बाद मुझे NIT रायपुर मिला। NIT रायपुर में मैंने माइनिंग इंजीनियरिंग चूज़ की। माइनिंग इंजीनियरिंग इसीलिए चूज़ की बिकॉज़ एक कोर ब्रांचेस में मैं जाना चाहता था। मुझे शायद कोर ब्रांचेस में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैकेनिकल, सिविल और माइनिंग मेरी प्रायोरिटीज़ थी। आउट ऑफ देम आई चोज़ माइनिंग। सो आफ्टर 4 years ऑफ माई इंजीनियरिंग आई जॉइन कोल इंडिया लिमिटेड। कैंपस रिक्रूटमेंट हो गया था मेरा कोल इंडिया में, और कोल इंडिया में मुझे अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में एक राजनगर रामनगर नाम की जगह थी, तो उस कॉलरी में मेरी पोस्टिंग हुई। इट वॉज अ अंडरग्राउंड कोल माइन। तो अंडरग्राउंड कोल माइन अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग होता है, कोर वर्क होता है, तो वहाँ पे मैंने लगभग 2013 से मेरी पोस्टिंग थी। 2013 से 2019 तक मैंने कोल इंडिया में काम किया। शुरू में मैं एज असिस्टेंट मैनेजर अंडरग्राउंड माइन में पोस्टेड था, शिफ्ट इंचार्ज के रूप में, जिसमें मुझे कोल प्रोडक्शन ओवरऑल देखना पड़ता था। आई यूज्ड टू वर्क एज शिफ्ट इंचार्ज। तो अलग अलग शिफ्ट्स होती थी, डे शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट और नाइट शिफ्ट। कोल प्रोडक्शन ओवरऑल शिफ्ट इंचार्ज देखते हैं। उसके बाद मैंने 1 साल IVTS में काम किया है कोल इंडिया में, इंटीग्रेटेड व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम। कोल अगर आप निकाल लेते हैं उसके बाद डंपर्स के थ्रू वो साइलोज में जाता है, कोल्ड हैंडलिंग प्लांट में जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसमें GPS लगा के उसकी ट्रैकिंग होती है ताकि स्टेल्थ के केसेस ना हों। इस दौरान ही, इस कोल इंडिया के 5 साल 5.5 साल के वर्क ड्यूरेशन के दौरान ही मैंने प्रिपरेशन की है। आपको मैं पहले से बता दूं कि मैंने अलग से कोई भी ब्रेक नहीं लिया था, या जॉब छोड़ के या जॉब से LWP लेके मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं किया था। मेरा पूरा प्रिपरेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माय जॉब था। और जॉइनिंग जब मैंने एज डिप्टी कलेक्टर भोपाल में की थी, तो जॉइनिंग के 1 हफ्ते पहले ही मैंने कोल इंडिया से रेजिग्नेशन दिया था। तो दिस इज़ वेरी इंट्रीगिंग कि मैंने जॉब के साथ ही कंप्लीटली प्रिपरेशन की है। अब अगर हम इस चीज़ में आए कि कैसे मैं इंस्पायर हुआ, ये बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि हाउ वर यू इंस्पायर्ड फॉर दिस सिविल सर्विस थिंग। तो शुरू से ही, क्योंकि हम एक मिडिल क्लास सोसाइटी में रहते हैं और डिप्टी कलेक्टर हुआ या IAS का जॉब हुआ, SAS हुआ, तो इसको एक अलग ही प्रेस्टीज से देखा जाता है। इसकी प्रेस्टीज आउट ऑफ ऑल द जॉब्स, यू मे वर्क इन गूगल, यू मे वर्क इन माइक्रोसॉफ्ट, यू मे डू अ गुड बिजनेस, बट प्रेस्टीज और रेप्यूट हमेशा सिविल सर्विसेज से जुड़ा होता है। तो वो चीज़ हमेशा सोसाइटी में आपको पोक करती रहती है। आपके पेरेंट्स होंगे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, आपके रिलेटिव्स होंगे, वो हमेशा ऐसे एग्जाम्पल्स देते हैं कि कलेक्टर ये कर सकते हैं, कलेक्टर ऐसे होते हैं, SDMs ऐसे होते हैं। तो वो चीज़ कहीं बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ हमेशा थी कि हाँ, दिस इज़ समथिंग वेरी प्रेस्टिजियस, वेरी रेनाउंड। साथ ही साथ फिर धीरे से जब मैं इंजीनियरिंग में था तो मुझे और ज़्यादा उसके बारे में मैंने एक्सप्लोर किया कि जॉब में क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, क्या पावर्स होते हैं, क्या अथॉरिटी होती है। और उसके बाद इस जॉब ने मुझे और ज़्यादा, इस सर्विस ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा इसमें अचानक से आया। एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर UPSC एज वेल एज MPPSC। अब बेसिकली अगेन एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि पहले UPSC की प्रिपरेशन कर लें हम या पहले MPPSC की। तो आई वुड से कि वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, आप कितना प्रिपरेशन टाइम दे पा रहे हो उस पर डिपेंड करता है।
मैं क्योंकि अंडरग्राउंड कोल माइन में जॉब करता था जो कि ऑलमोस्ट 9 घंटे के वर्किंग आवर्स होते थे मेरे, तो उन वर्किंग आवर्स के साथ मेरे साथ एक लिमिटेशन और ये भी था कि मैं जॉब छोड़ नहीं सकता था। फैमिली को ब्रेड अर्नर अगर बोलें फैमिली में तो वो मैं ही था। फादर और पेरेंट्स मेरे ओल्ड एज हैं, फादर मेरे एक अकेले अर्निंग मेंबर थे, तो ही वॉज ऑल्सो सिक, तो ही वॉज नॉट एबल टू डू वेल देयर। तो आई वॉज फोर्स्ड कि मैं जॉब छोड़ के 1 साल प्रिपरेशन के लिए कहीं जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मेरे साथ एक लिमिटिंग फैक्टर था कि मुझे जॉब के साथ ही प्रिपेयर करना है। अब अगर जॉब के साथ प्रिपेयर करना था तो मेरी कैपेसिटी के हिसाब से आई थॉट कि प्रिपेयरिंग फॉर MPPSC वुड बी द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि जिस तरीके से मैंने सिलेबस को एनालाइज किया, क्वेश्चंस के पैटर्न को एनालाइज किया, तो मुझे लगा कि ओके MPPSC इज़ माई कप ऑफ टी और मैं इसको आसानी से कंफर्टेबली कुछ स्टडी आवर्स दे के कंप्लीट कर लूँगा। सो अगर हम टाइम की बात करें तो मैंने लगभग जो 2018 वाला MPPSC था उसमें 8 to 9 मंथ्स अर्लियर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। आई प्रिपेयर्ड फॉर मेंस फर्स्ट, जो मेंस एग्जामिनेशन होता है उसकी प्रिपरेशन मैंने पहले की, नोट्स बनाए प्रिपरेशन में, मतलब पढ़ना, रिवाइज करना और उसके बाद नोट्स तैयार करना। तो ये प्रोसेस मैंने लगभग एग्ज़ाम से, प्रीलिम से 9 मंथ्स पहले स्टार्ट कर दी थी। एंड दिस वॉज अलॉन्ग विद माई जॉब। आई हैड 9 आवर्स ऑफ माई वर्किंग टाइम, 9 घंटे तक मैं काम करता था। उसके बाद घर में आने के बाद 4 से 5 घंटे मैं डेली प्रिपरेशन करता था घर में बिना कोचिंग के। अगेन दिस हैज़ टू बी मेड क्लियर, विदाउट कोचिंग आई प्रिपेयर्ड फॉर मेंस, आई मेड द नोट्स फॉर मेंस। एंड देन जब एग्ज़ाम अनाउंस हो गए थे उसके बाद मैंने प्रीलिम्स की तैयारी, एग्ज़ाम जब प्रीलिम्स का डेट आया था उसके 2 महीने पहले स्टार्ट की थी। सो ओके, दिस इज़ अगेन प्रीलिम्स जो था उसको मैंने टोटली खुद की सेल्फ स्टडी से ही क्लियर किया था। बट उसके बाद आई वेंट फॉर, जब मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया उसके बाद मेंस के प्रिपरेशन के लिए मैं 2 महीने की लीव लेके, 2 से ढाई महीने की लीव लेके टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन करने के लिए मैं इंदौर गया था और इंदौर में मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी और अलग अलग कोचिंग्स में की थी ताकि एक डाइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू भी मिले। आपकी कॉपी जब चेक होती है तो अलग अलग टीचर्स उनको जब इवैल्यूएट करते हैं तो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू सामने आता है। तो मैंने कोचिंग्स ज्वाइन की थी और उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज़ दी थी और टेस्ट सीरीज़ के बाद फिर मैंने मेंस लिखा। मेंस का रिज़ल्ट हमारा अनाउंस हुआ था और उसके बाद इंटरव्यू के डेट्स आ गए थे जनवरी 2019 में। ऑन 9th of January 2019 मेरा इंटरव्यू शेड्यूल्ड था और उसके बाद 26th of Jan को मेरा रिज़ल्ट अनाउंस हो गया था जिसमें मेरी फर्स्ट रैंक आई थी। दैट डे वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, सबसे ज़्यादा स्पेशल डे था बिकॉज रिज़ल्ट के लिए ऑफ कोर्स हर कोई वेट करता है और ख़ासकर जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है कि उसके पेपर्स बहुत अच्छे गए हैं, उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है, तो वो सबसे ज़्यादा इंट्रीग्ड रहता है, एंजाइटी बहुत हाई लेवल पे रहती है। सो आई यूज़ टू वर्क इन कोल इंडिया लिमिटेड। 8 to 9 आवर्स के मेरे वर्किंग आवर्स होते थे, बट उसके साथ क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे MPPSC में जाना है तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग विथ ओन रेफरेंस बुक्स। सबसे पहले मैंने कैसे तैयारी करें, ये सबके मन में क्वेश्चन होता है कि तैयारी कैसे करें, तो वो ऑफकोर्स मेरे मन में भी था कि कैसे तैयारी करूँ, कोचिंग जाऊँ या नहीं जाऊँ, पढ़ूँ कैसे, कौन सी रेफरेंस बुक्स लूँ। तो मैंने कुछ इंटरव्यूज़ देखे, संपदा मैडम का, जो संपदा सराफ 2017 की टॉपर रही हैं, उनके इंटरव्यू देखे। कुछ एक और TCS के एक ऑफिसर थे जिनका mronal.org में इंटरव्यू था, तो वो मैंने देखा, बुक लिस्ट कंपाइल की और मैंने ऑब्जर्व किया कि 2-3 टॉपर्स के इंटरव्यू देखने के बाद आई ऑब्जर्व कि हर किसी का जो बुक लिस्ट है, रेफरेंस बुक लिस्ट है, वो लगभग कॉमन ही है। तो फिर उसके बाद मैंने और ज़्यादा इंटरव्यूज़ देखने बंद कर दिए बिकॉज आई सेटल्ड विद अ पर्टिकुलर सेट ऑफ बुक्स की हिस्ट्री मुझे इन 2 बुक से पढ़ लेनी है, पॉलिटी इन 2 बुक से पढ़ लेनी है। तो अगेन ये जो क्वेश्चन अभी जैसे होता है कि कौन सी बुक से पढ़ें, ये मेरा सॉर्ट आउट हो गया था 2-3 दिनों में, 2-3 इंटरव्यूज़ देख के। तो मैंने वो बुक लिस्ट तैयार कर ली, कुछ बुक्स ऑर्डर कर ली, कुछ बुक्स ऑनलाइन मिल गई थी, जैसे NCERTs वगैरह हैं तो वो ऑनलाइन मिल गई थी, तो उनको मैं लैपटॉप से पढ़ता रहता था। और रेफरेंस बुक्स मंगवा ली, मृणाल ले ली, मृणाल के जो सब्सक्रिप्शन यूट्यूब चैनल पे वीडियोस हैं उनके थ्रू अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो बेसिकली स्टडी मटेरियल, मैंने वीडियोस भी बनाए हुए हैं अनअकैडमी में स्टडी मटेरियल के लिए, तो उस स्टडी मटेरियल के साथ मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। जॉब के साथ प्रिपरेशन करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है क्योंकि आप 9 घंटे के 8 घंटे के जॉब के बाद जब आप घर आते हो तो अगेन आपका अप डाउन का जो पीरियड रहता है, ट्रैवल पीरियड रहता है, वो भी थोड़ा कम्बरसम हो जाता है। बट आई वॉज हाईली मोटिवेटेड, मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन था अपने प्रिपरेशन में। मैं इवन संडेज़ को भी प्रिपेयर करता था, कहीं बहुत सारे सैक्रिफाइसेस आपको करने पड़ते हैं क्योंकि आप जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहे हो।
तो कुछ पार्टीज़ आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, कोई फंक्शंस, फैमिली के फंक्शंस होंगे तो वो आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। बट आई वुड स्ट्रांगली से कि डिसिप्लिन इज़ द की। आप डिसिप्लिन हो तो आप जॉब के साथ बिल्कुल प्रिपेयर कर सकते हैं। इट्स वेरी ईजी। MPPSC के लिए तो मैं ये चीज़ स्पेशली बोल सकता हूँ। देयर आर एग्जाम्पल्स फॉर UPSC ऑल्सो, जिन्होंने जॉब के साथ प्रिपेयर किया है विदाउट टेकिंग अ सिंगल डे लीव एंड दे हैव क्लियर्ड इट विद फ्लाइंग कलर्स। तो 4 से 5 घंटे, जैसे कुछ लोग टाइम पूछते हैं कि कितने घंटे आप पढ़ते थे, तो 4 से 5 घंटे मिनिमम मेरे होते थे। कभी अगर मैं मूड ऑफ है या मैं टायर्ड हूँ या किसी वजह से कोई प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है, तो अगर मैंने 2 घंटे या 1 घंटे पढ़ाई की है तो उसको मैं कॉम्पेंसेट करके अगले कुछ 2-3 दिनों में ग्रेजुअली उस टाइम को कवर कर लेता था ज़्यादा पढ़ के। तो इस तरीके से मैंने पढ़ाई की और वो बैलेंस हो जाता है। शुरू में थोड़ा सा मुश्किल होता है कि आप जॉब के बाद आ रहे हैं और 5 घंटे निकाल रहे हैं, बट धीरे धीरे व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग तो आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ते जाता है और आप 4-5 घंटे में अच्छा आउटपुट देने लगते हैं। 2 सब्जेक्ट को एक बार में मैं पढ़ता था। एक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ तो एक एकदम अलग सब्जेक्ट ज्योग्राफी लेके पढ़ लेता था। करंट अफेयर्स वगैरह को मैंने उस समय में पढ़ा है जब बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाने के बाद पढ़ने का मन नहीं लगता था, तो करंट अफेयर इज़ द बेस्ट बेट। मतलब जब आप कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप ग्रास्प नहीं कर पा रहे हैं, आपके माइंड की एफिशिएंसी कम होते जा रही है दिन में टायरिंग होने के कारण, तो उस समय में अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो करंट अफेयर थोड़े से इंटरेस्टिंग भी होते हैं और आप उनको कवर कर ले जाते हैं। तो इस तरीके से 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। न्यूज़पेपर रीडिंग अगर बात करें तो मैं पर्सनली रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए, बट मैंने न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़े थे। मैं मंथली मैगजीन से ही करंट अफेयर्स कवर करता था और कुछ इंटरनेट में आप ऐप्स डाल सकते हैं, जैसे कि न्यूज़ के अलग अलग ऐप्स अगर आप डाल लेते हैं तो उनके नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। तो आप जब भी फ्री हों आप उन नोटिफिकेशंस को ज़रूर देखते जाएं, क्योंकि वो उस नोटिफिकेशन में जो न्यूज़ आ रही है शायद वही आपके करंट अफेयर का एक क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरीके से आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। मेंस की प्रिपरेशन मैंने पहले की थी, तो जो मेंस का सिलेबस है और मेंस के कुछ क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस ईयर्स के मैंने डाउनलोड किए थे, उनको देखने के बाद आई अंडरस्टूड कि इस तरीके से पैटर्न है और इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, आई स्टार्टेड मेकिंग नोट्स मैं उसी अकॉर्डिंग बनाता था। जैसे हमने जब 2018 का मेंस दिया था तो उसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चंस थे, 6 मार्क्स के क्वेश्चंस थे और 15 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। तो ये मैं बस इसीलिए बता रहा हूँ बिकॉज जब आपको पता होता है कि इस टाइप के इस वर्ड लिमिट के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप जब नोट्स बनाते हैं तो उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू दैट वर्ड लिमिट आप अगर बनाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा ईजी हो जाता है आपको लास्ट मोमेंट पे। तो उस तरीके से मैंने नोट्स बना के प्रीलिम्स मेंस की प्रिपरेशन की। और जब प्रीलिम्स अनाउंस हो गया था तो उसके 2-2.5 महीने पहले मैंने प्रीलिम्स की एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन चालू की, जब मैंने कुछ इंटरनेट से कुछ टेस्ट सीरीज़ डाउनलोड की, कुछ पेपर्स डाउनलोड किए और फिर उनको मैं सॉल्व करता रहता था। पेपर 2 जो पार्ट 2 होता है प्रीलिम्स में, उसके लिए कोई खास प्रिपरेशन नहीं की थी। मैंने 2-4 साल के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस थे उनको क्लियर किया था, उनको सॉल्व किया था। और क्योंकि वो क्वालिफाइंग पेपर होता है और मेरे मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स से ज़्यादा आ रहे थे, तो आई वॉज श्योर कि हाँ ये पेपर मेरे से हो जाएगा। पार्ट 1 के लिए ही मैंने बेसिकली प्रिपेयर किया था। उसके बाद प्रीलिम्स हुआ। प्रीलिम्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ। जो कट ऑफ की एक बात चलती है, हर किसी को एक अंदाज़ा होता है कि लगभग 70% मार्क्स अगर आपके आ जा रहे हैं तो डैट इज़ सेफ फॉर कट ऑफ। तो मेरे 80% प्लस मार्क्स आ रहे थे। हमेशा एक एंजाइटी होती है कि क्वेश्चन पेपर जैसे ही आप लेके आते हो घर में तो आप फिर मैच करते हो कि कौन सा आंसर सही गया गलत गया। तो आई वॉज श्योर अबाउट प्रीलिम्स, बहुत ज़्यादा श्योर था मैं, क्योंकि मेरे ऑलमोस्ट 83-84 क्वेश्चन सही आ रहे थे। तो वंस यू आर श्योर फॉर प्रीलिम्स तो फिर आप मेंस के लिए फिर और ज़्यादा डेडिकेट होकर तैयारी करने लगते हैं। तो फिर मैंने मेंस का जो मैंने ऑलरेडी तैयारी की हुई थी, नोट्स बनाए हुए थे जो इनकम्प्लीट थे, उनको कंपाइल किया, कंप्लीट किया और उनको रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया। पूरे प्रिपरेशन जर्नी में रिवीजन अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आप एटलीस्ट आई वुड रिकमेंड कि 3 बार रिवीजन हमको करना ही चाहिए। तो वो रिवीजन वाला पार्ट और जो बचा खुचा पोर्शन था उसके नोट्स मैंने बनाए और उसके बाद फिर मेंस अनाउंस हो गया था। तो जैसे ही मेंस अनाउंस हुआ मैंने अपने कोल इंडिया से लीव ली और लगभग 2 से 2.5 महीने के लिए मेंस एग्ज़ाम के पहले आई वेंट फॉर द कोचिंग और वहाँ पे मैंने कुछ टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़। और टेस्ट सीरीज़ में एक शेड्यूल बना हुआ होता है कि आपका इस दिन पेपर होगा। तो फुल लेंथ मैंने 2 टेस्ट दिए थे। अगेन दिस हैज़ गॉट एन एडवांटेज, आप घर में रह के प्रिपेयर ज़रूर कर सकते हैं, बट जब आप एक सिमुलेटेड मैनर में, उस प्रोग्राम्ड मैनर में जब आप आंसर लिखते हैं तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर आप घर में रिलैक्स होकर आंसर लिखेंगे तो शायद आप अच्छे से लिख पाएंगे उसको, बट जब आपके पास एक
टाइमर लगा होता है, आपको पता रहता है कि 3 घंटे का पेपर आपको पूरा सॉल्व करना है, बैक टू बैक एक के बाद एक आंसर्स लिखने हैं, पहले हिस्ट्री लिखना है, फिर ज्योग्राफी लिखना है, और उसमें जब टाइम बाउंड समय है कि 1.5 घंटे के अंदर आपको हिस्ट्री कंप्लीट करना है, तो शायद आंसर्स के आउटपुट उतने अच्छे नहीं आते हैं। इसीलिए टेस्ट सीरीज, ईदर टेस्ट सीरीज और प्रिपरेशन विथ टाइमर, मतलब आप उसको डिसिप्लिन के साथ कहीं पे भी सॉल्व करें, वो सिमुलेशन ज़रूरी है। तो उस सिमुलेशन को फील करने के लिए मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी और मैंने 2 टेस्ट दिए थे। उसके बाद मेरे एक के बाद एक 6 पेपर होते हैं अभी भी, तो उसी प्रकार 6 पेपर एक वीक के अंदर हुए, और जिस तरीके से पेपर जा रहे थे तो माई एग्ज़ाम्स वेर वेंट गुड। जितनी मेरी बात होती थी अपने जो साथ में पेपर देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं एस्पायरेंट्स, उन फ्रेंड्स से जब बात हुई तो आई वॉज श्योर कि हाँ पेपर अच्छे जा रहे हैं। और इस सब में बहुत ज़्यादा ध्यान ना देते हुए मैंने अगले पेपर की तैयारी की, जो नेक्स्ट डे है, सेकंड है या थर्ड है, हिंदी और एथिक्स। क्योंकि मेरा मीडियम इंग्लिश था तो हिंदी में मैंने और ऐसे राइटिंग में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि मुझे शायद वो थोड़ा सा डाइसी सब्जेक्ट लगता था कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ नहीं, तो शायद मेरा वो बिगड़ सकता है। बट डैट वॉज माई स्ट्रेंथ। हिंदी का पेपर में मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स थे और ऐसे राइटिंग में भी मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। एंड यहाँ पे मैं अगेन एक टिप देना चाहता हूँ कि पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के लिए लगभग हर कोई प्रिपेयर करता है, और हमारे स्टडी का हम 70% टाइम और डेडिकेशन उन पेपर्स में ही देते हैं, बट इक्वल मार्क्स बाकी के 3 पेपर कैरी करते हैं, हिंदी हुआ, एथिक्स हुआ और ऐसे राइटिंग हुआ। तो उसमें हमको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज वहाँ से स्कोर्स बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और वहाँ से स्कोर्स डिसाइड होते हैं, रैंक्स डिसाइड होती हैं, पोस्ट डिसाइड होती हैं। तो दोज 3 पेपर्स वेयर दी वंस इन विच आई इक्वली फोकस्ड। और उसके बाद हमारे मेंस ख़त्म हो गए। आई वॉज क्वाइट श्योर, जिस तरीके से मेरे पेपर्स गए थे, आई वॉज श्योर कि मुझे इंटरव्यू कॉल आएगा, और एक दिन मेंस का रिजल्ट आता है और मेरा उसमें रोल नंबर था। अगेन दैट वाज दी मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस एंड आई वाज क्वाइट श्योर अबाउट इट। उसके बाद मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट की। इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए बेसिकली मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ध्यान दिया, बिकॉज अंडरस्टूड है कि इंटरव्यू में फिर आपका नॉलेज चेक फिर से दोबारा नहीं होता। प्रीलिम्स में आपका नॉलेज चेक हो गया है, सब्जेक्ट की इन डेप्थ नॉलेज चेक हो गई है, मेंस में आपका पेशेंस चेक हो चुका है, आपकी आंसर राइटिंग कैपेबिलिटी चेक हो गई है, हाउ यू रिप्रोड्यूस थिंग्स वो चेक हो गया और नॉलेज चेक हो गया है। तो इंटरव्यू इज़ बेसिकली अबाउट योर पर्सनालिटी, हाउ यू बिहेव इन दी पैनिक कंडीशंस। आप नर्वसनेस में कैसा परफॉर्म करते हो, आप प्रेशर में कैसा परफॉर्म करते हो, आप रिपार्टी में कितने अच्छे हो, आप इंस्टेंटली आपका क्या रिस्पॉन्स होता है किसी पर्टिकुलर गिवन सिचुएशन में। तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस, और उसके लिए मैं कुछ कलीग्स से बोलता था कि आप मेरा मॉक लो, आप बैठ के सामने मेरा मॉक लो। तो उनको मैं मॉक देता था। कोल इंडिया में मेरे सीनियर थे, मेरे सब एरिया मैनेजर थे, मैं उनको बोला करता था कि सर आप मेरा इंटरव्यू लीजिए, मैं आपको आंसर्स देता हूँ। तो इस तरीके से कुछ लिए। उसके बाद फिर मैं अगेन आई वेंट टू, जब मेरे इंटरव्यू डेट्स अनाउंस हो गए थे, 9 जनवरी को मेरा इंटरव्यू था, तो 1 जनवरी को आई वेंट टू कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, और वहाँ 2-3 कोचिंग्स में मैंने मॉक्स दिए, ताकि अगर मेरे में कोई कमी है तो वो लोग फोकस करके बताएं। तो वो काफ़ी हेल्पफुल हुए मेरे लिए, क्योंकि जब आप मॉक देते हो तो आप शायद वो गलतियाँ करते हो जो आप सोच भी नहीं पाते हो। फिर बाद में जब उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपको मिलती हैं या फैकल्टी आपको फीडबैक देते हैं, तब आपको पता चलता है कि शायद इस चीज़ में आप ज़्यादा रूड हो रहे हो या ज़्यादा डिले कर रहे हो, या आपका किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे व्यू क्लियर नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद 9 जनवरी को मेरा मेन इंटरव्यू शेड्यूल था। आई वेंट टू MPPSC। काफ़ी नर्वसनेस, सबसे ज़्यादा नर्वसनेस प्रीलिम्स में जितनी नहीं होती और मेंस में नहीं होती, उतनी ज़्यादा नर्वसनेस आपको इंटरव्यू डे पे होती है। और अंडरस्टूड सी थ्योरी है कि आप अपने गोल के करीब जितना पहुंचते जाएंगे, आपको फियर ऑफ फेलियर उतना ज़्यादा बढ़ते जाता है, हैंस आपकी नर्वसनेस बढ़ती जाती है। तो लिटरली स्पीकिंग आई वॉज शिवरिंग आउट ऑफ द रूम। मतलब जिस रूम में मेरा एंट्रेंस था, एक कैंडिडेट निकलता और अगला कैंडिडेट मैं जाता, तो आई वॉज लिटरली शिवरिंग एट दैट पॉइंट इन टाइम। बट मैं अंदर गया, मेहरा सर का बोर्ड था, 3 बोर्ड मेंबर्स बैठे हुए थे वहाँ पे। दे मेड मी रिलैक्स। उन्होंने आराम से बिठाया। एक शुरू में उन्होंने थोड़ी सी नॉर्मल सी कन्वर्सेशन की, ताकि मैं थोड़ा सा नर्वसनेस से बाहर आ जाऊँ। और उसके बाद इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। इट वॉज मोस्टली अबाउट माई जॉब। यूजुअली होता है कि अगर आप जॉब में हो या कहीं पढ़ा रहे हो या कोई भी एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो, तो उस एक्टिविटी से या उस जॉब से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेन फोकस वही रहता है। तो क्वेश्चंस मेरे से मेरी कोल इंडिया के जॉब के बारे में पूछे गए, जो मेरा वर्क प्रोफाइल था, किस तरीके से मैं उसको हैंडल कर रहा था, क्या चैलेंजेस थे। उसके अलावा कुछ करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस रहे, बट बेसिकली उन सारे क्वेश्चंस के लिए मैं प्रिपेयर्ड था।
मेरी पर्सनालिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हुए, जो मेरा स्कूलिंग रहा है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हुए। तो इंटरव्यू अच्छा था, बायलिंगुअल इंटरव्यू था, कुछ इंग्लिश में एज सच कुछ लोगों के डाउट्स रहते हैं कि कौन से हम इंग्लिश मीडियम से हैं तो क्या हम इंग्लिश में ही हमें इंटरव्यू देना है, तो बिल्कुल नहीं, एक बायलिंगुअल इंटरव्यू था, बोर्ड काफ़ी लिबरल था और उन्होंने हिंदी में इंग्लिश में दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चन पूछे और मेरे आंसर्स भी उस तरीके से ही थे। और ऑलमोस्ट 25 मिनट्स का मेरा इंटरव्यू था। इंटरव्यू के बाद एक वाइब आ गई थी कि हाँ इंटरव्यू ओवरऑल अच्छा गया है, बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियरली उनके सामने रखा था एंड आई वाज कॉन्फिडेंट इनफ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटरव्यू। अगेन एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे कभी कभी ये एक मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि अगर वो 20 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आपसे और आपने 18 बता दिए तो आप का इंटरव्यू में ज़्यादा स्कोर रहेगा। आई शुड मेक इट क्लियर कि इट इज़ अबाउट योर पर्सनैलिटी, नॉट अबाउट एक राउंड ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। तो क्वेश्चन आंसर्स के बेसिस पे आपको जज ना करते हुए आपकी पर्सनालिटी का चेक होता है इंटरव्यू। तो इस चीज़ पे फोकस करें, अपनी पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस लाएं। एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी आपके इंटरव्यू में दिखनी चाहिए। ऑफिसर लाइक क्वालिटी होती है आपकी सब्जेक्ट्स की, आपके टॉपिक्स की क्लैरिटी। सपोज किसी करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू उसमें एकदम क्लियर होना चाहिए। आपका पिच, आपका टेम्पो वॉइस का, आपका इस तरीके से बोलने का तरीका, वो सब कुछ एक ऑफिसर की तरह होना चाहिए। फॉर्मल होना चाहिए, बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। आप लाउड इनफ हो लेकिन एक्स्ट्रा लाउड ना हो, आपका टेम्पो एकदम नॉर्मल सा रहे एंड यू हैव टू बी पोलाइट एट द सेम टाइम। आपको पोलाइट रहना है, आपको रिजिड नहीं होना है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू में। हो सकता है कि आपकी जो ओपिनियन है वो पैनल से मैच नहीं कर रही हो, इन कॉन्सोनेंस टू देम ना हो, या वो जो सुनना चाह रहे हैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू उसके विपरीत हो, बट दैट इज़ completely fine. You have to politely present your point of view, that is it. So after the interview again, I was expecting almost more than 130 or 140 marks, and fortunately when results were announced I got 150 marks in the interview. 150 is a decent score. Okay, but बाकी के जो मेरे colleagues थे जो top 10 में थे उनके मार्क्स मेरे से ज़्यादा थे, but okay, 150 is also sufficient. उसके बाद इंटरव्यू हो जाने के बाद वी वर डेस्परेटली वेटिंग कि जनवरी के एंड में ही शायद हमारे रिजल्ट्स अनाउंस हो सकते हैं। और 26 ऑफ जनवरी जो हमारा रिपब्लिक डे होता है उस दिन हमारा रिज़ल्ट आया था। मैं कोल इंडिया में ही था, जैसे मैंने आपको बताया। इंटरव्यू देने के बाद मैं फिर से अपने जॉब में वापस चला गया था। आई वॉज प्रेटी श्योर कि कुछ ना कुछ पोस्ट तो मिलनी चाहिए इस बार। सम हाउ आई वॉज फीलिंग कि कौन सी पोस्ट मिलती है, कौन सा रैंक आता है। हर किसी के अंदर जब आप इंटरव्यू प्रीलिम्स लेके मेंस से लेके इंटरव्यू तक आप खुद को सेल्फ इवैल्यूएट करते हो तो आप कहीं ना कहीं आपको एक वाइब आने लगती है कि आपको शायद कौन सा रैंक आ सकता है, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये एक गट फीलिंग आपके अंदर से आती रहती है। तो मेरी गट फीलिंग हमेशा मुझे बोलती थी कि ईदर डीसी और डीएसपी, दीज वर द 2 प्रेफरेंशियल पोस्ट जो मैंने फिलअप की थी। तो मुझे लग रहा था कि ये पोस्ट मिलनी चाहिए। जब रिज़ल्ट आया तो उस दिन मैं क्योंकि मैंने बताया आपको रिपब्लिक डे था 26 का, तो सुबह हमारी एक रैली ऑर्गेनाइज थी। तो हमने कोल इंडिया की तरफ से एक रैली की थी। रैली के बाद फ्लैग होस्टिंग वगैरह के बाद मैं आके शाम को घर में ही था। सो आई वॉज स्लीपिंग एज आई वॉज टायर्ड, बट अचानक से फ़ोन की रिंग आई, बीप हुआ फ़ोन, और उसमें व्हाट्सएप में सबसे पहले जब मैंने नोटिफिकेशन चेक किया तो ग्रुप में एक मैसेज था कि फाइनल रिजल्ट्स अनाउंस हो गए MPPSC 2018 के। फिर से नर्वसनेस पीक पे थी, हार्ट बीट बढ़ चुकी थी, हाथ पैर शिविर होने लगे थे, क्योंकि ये फाइनल मोमेंट था कि शायद लिस्ट खोलने के बाद या तो मेरा फ्यूचर बन रहा था या तो बिगड़ रहा था। आई ओपन द लिस्ट, ऑलमोस्ट 30 पेजेस का पूरा रिजल्ट था, एक के बाद एक रोल नंबर्स लिखे हुए थे। अगेंस्ट माई नेम 1023 मार्क्स लिखे हुए थे, 1023। अब हमको पहले से पता था कि 1000 सुपर मार्क्स अगर आ जाते हैं तो आपको डिप्टी कलेक्टर तो श्योर है कि लगभग इस स्कोर में बन जाएगा। तो आई वॉज श्योर अबाउट द पोस्ट, बट अब ये चेक करना था कि रैंक कौन सी है। तो आई केप्ट ऑन स्क्रॉलिंग द पेजेस कि 1023 अगर मेरा फिगर है तो मैं बाकी लोगों के मार्क्स देख लूँ कि किसी का 1024 या उससे ज़्यादा है कि नहीं है। बट पहली बार में मुझे मिला नहीं एंड आई वॉज शॉक्ड कि ऐसा कैसे हो गया कि 1023 से ज़्यादा मार्क्स किसी के हैं नहीं। देन आई अगेन स्टार्टेड स्क्रॉलिंग, आई येल्ड, मैं चिल्लाने लगा। मैं मम्मी पापा को बाजू वाले रूम में ही थे, उन्हें मैंने बताया कि मम्मी रिज़ल्ट आ गया, हम सारे पेजेस चेक करते हैं कि 1023 से ज़्यादा नंबर किसी के हैं कि नहीं है। माई मॉम यूज़ टू कीप ऑन चेकिंग द पेजेस। मैं वो स्क्रॉल करते जा रही थी, वो बस डिजिट्स देख रही थी कि 4 डिजिट में भी किसी के मार्क्स हों तो फिर हम देखें, बट शायद सबके मार्क्स 3 डिजिट में ही निकलते थे। एवरी पेज वी टर्न्ड
वी यूज टू सीक फॉर 4 डिजिट मार्क्स, बट शायद 1023 से ज़्यादा हमको एक के बाद एक किसी पेज में नहीं मिल रहा था। कहीं ना कहीं नर्वसनेस थी कि हाँ एक इससे ज़्यादा कोई आ गया तो इसका मतलब फर्स्ट रैंक तो नहीं आएगी, तो कहीं ना कहीं मना रहा था कि हाँ 3 डिजिट में ही मार्क्स दिखें। फॉर्चुनेटली वी केप्ट ऑन टर्निंग दी पेजेस, और किसी भी पेज में 4 डिजिट में मार्क्स किसी के नहीं थे। तो फिर आई वॉज श्योर कि हाँ अब तो रैंक 1 आ गई है। उसके बाद कुछ कलीग्स थे जिन्होंने रिजल्ट तब तक चेक कर लिया था, तो उनके भी फ़ोन्स आने लगे। उन्होंने बोला कि तुमने टॉप कर लिया है क्योंकि तुम्हारे मार्क्स ही सबसे ज़्यादा हैं। तो आई कैन नॉट डिफाइन दैट मोमेंट बिकॉज शायद ये सबसे ज़्यादा स्पेशल मोमेंट किसी के लिए भी होगा कि वो किसी भी एग्ज़ाम में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिविल सर्विस ओनली, बट कभी भी फर्स्ट आना अपने आप में एक सोसाइटी में बहुत अच्छी बात होती है, बहुत रिकग्निशन वाली बात होती है। और उसके बाद जब आप MPPSC में फ़र्स्ट आए हो, तो जो संपदा मैडम जिनके मैं इंटरव्यूज़ देख के मैंने पहले डे में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, शायद अब मैं श्योर था कि मैं उस पोजीशन में दोबारा आ जाऊंगा कि शायद कोई और मेरे बताई हुई रेफरेंस बुक्स देखेगा। तो सारे रिलेटिव्स को फ़ोन किया, मॉम एंड डैड दे स्टार्टेड क्राइंग, खुशी के आंसू उनके होते हैं, जिससे शायद जितने लोगों को बता सकते थे वो पापा चिल्ला चिल्ला के रोड में फ़ोन कर रहे थे कि हर्षल ने टॉप कर लिया है, हर्षल ने टॉप कर लिया है। सो डैट वॉज द फीलिंग। फिर धीरे से वो ऑब्वियसली ईज आउट हो जाता है। नेक्स्ट डे बहुत सारे रिपोर्टर्स आने लगे, अलग अलग जगह से फ़ोन आने लगे। जहाँ पे मैं पोस्टेड था वहाँ पे अनूपपुर से, शैडोल से कुछ रिपोर्टर्स आए, उन्होंने कवर किया। दे स्टार्टेड कवरिंग माई लाइफ। फिर नेक्स्ट डे मैं मंडला चला गया था बिकॉज दैट इज़ माई होम टाउन, एंड वहाँ पे रिलेटिव्स वेट कर रहे थे कि आप यहाँ पे आइए। उस दिन पे 27 जनवरी वहाँ पे एक मंडला का जो सबसे बड़ा स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, गर्ल्स स्कूल, वहाँ का एनुअल फंक्शन था। तो वहाँ के प्रिंसिपल ने, क्योंकि रिपोर्ट मिल चुकी थी कि फर्स्ट आ गया है लड़का जो मंडला का है, तो उन्होंने मुझे एज गेस्ट ऑफ ऑनर इनवाइट किया था उन स्टूडेंट्स को एड्रेस करने के लिए। सो रिज़ल्ट आने के समय जितना स्पेशल लगा था, शायद पहली बार उतना स्पेशल दोबारा लगा था उस स्कूल में गेस्ट ऑफ ऑनर बन के थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को एड्रेस करने में। बिकॉज अगेन मैं शायद उनमें खुद को देख रहा था कि एक समय में मैं वहाँ था और पहली बार मैं शायद हज़ारों लोगों के सामने था। सो डेट वॉज अगेन दी सेकेंड, और आई वुड से अ पैरेलल बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। उसके बाद चीज़ें ईजी हो गई धीरे से। फिर हम लोग वेट कर रहे थे कि ज्वाइनिंग डेट कब आती है। इन दिस कोर्स ऑफ टाइम ऑल्सो आई केप्ट ऑन वर्किंग इन कोल इंडिया। आई वेंट बैक टू वर्क, और अब मैं वहाँ पे काम करने लगा था। वही मैनेजर साहब और सब एरिया मैनेजर साहब अब मुझे डिप्टी कलेक्टर साहब बोलने लगे थे, जो मेरे सीनियर्स थे। दे हैड लव फॉर मी ऑल्सो, दे यूज टू लव मी अ लॉट, एंड दे हैड रेस्पेक्ट फॉर मी ऑल्सो कि शायद कल यही SDM बन के हमारी तहसील में आ जाएंगे। उसके बाद 15 अप्रैल 2019 को हमारी ज्वाइनिंग डेट्स आ गई थी। तो आई रिजाइन फ्रॉम कोल इंडिया एंड आई ज्वाइंड इन GAD, भोपाल में हमारी ज्वाइनिंग होती है। उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। Okay, so this was my journey from my childhood to my schooling, to my college, my graduation, my job in Coal India, the preparation along with the job, and then getting selected with rank 1 and coming here, getting posted as subdivisional magistrate. So this is like my journey and a dream come true. This is what I was actually hoping for, I was dreaming of, and now I'm actually living my dream here as SDM. I hope कि ये आपको ये जर्नी जो मेरी मैंने बताई, ये और अदर जर्नीज ऑल्सो ऑफ अदर टॉपर्स, इट विल डेफिनेटली इंस्पायर यू। ये चीज़ हमेशा रहती है कि हमको लो शैडो एरिया हमारे लाइफ में आता रहता है। यू हैव टू वॉक थ्रू थिक्स एंड थिंस। और डीमोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो मुझे भी हमेशा होती थी, हर हफ्ते होती थी। हर प्रिपरेशन के दिन में कोई ना कोई ऐसा मोमेंट आता था जब लगता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर पाऊँगा कि नहीं, मैं क्लियर कर पाऊँगा कि नहीं, होगा कि नहीं होगा, कितने लोग और प्रिपेयर कर रहे हैं, कितने लोग सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं, कितने लोग कोचिंग अटेंड करके दिल्ली में प्रिपेयर कर रहे हैं। तो दीज आर द थिंग्स विच विल कीप ऑन डिमोटिवेटिंग यू एट टाइम्स, बट यू हैव टू बी फर्म, यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड, और आपको अपना सेल्फ मोटिवेशन इतना हाई रखना है कि आप इन सारी चीज़ों को ओवर पार कर सको और फिर एक दिन सिलेक्ट होकर ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी में आपका इंटरव्यू देखने को मिले।